India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं कोर्ट्स राउंडअप। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से अप टू डेट करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट 8 अगस्त को जम्मू और कश्मीर की राज्य के दर्जे की बहाली की याचिका पर सुनवाई करेगा। यह याचिका कॉलेज शिक्षक जहूर अहमद भट्ट और कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मलिक ने दायर की है। इसमें तर्क दिया गया है कि जम्मू और कश्मीर के राज्य की बहाली न होने से नागरिकों के अधिकारों पर गंभीर प्रभाव पड़ रहे हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि जम्मू और कश्मीर की राज्य की बहाली न होने से नागरिकों के अधिकारों का हनन हो रहा है और संघवाद के सिद्धांत का उल्लंघन हो रहा है। याचिका में तर्क दिया गया है कि जम्मू और कश्मीर की राज्य की बहाली न होने से संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन हो रहा है, जिसमें संघवाद एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए, जिससे यह साबित होता है कि राज्य की बहाली के लिए कोई सुरक्षा चिंता नहीं है। 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू और कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2023 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने को बरकरार रखा था, लेकिन यह भी कहा था कि जम्मू और कश्मीर की राज्य की बहाली जल्द से जल्द की जानी चाहिए। 8 अगस्त को होने वाली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट जम्मू और कश्मीर की राज्य की बहाली की याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट इस मामले में क्या निर्णय लेता है और जम्मू और कश्मीर के भविष्य के लिए इसका क्या अर्थ होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें राज्य के पहाड़ी पर्यटन स्थलों में एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया था और बड़े आयोजनों जैसे शादियों और सरकारी कार्यक्रमों में प्लास्टिक की बोतलों के उपयोग को सीमित किया गया था। केरल हाई कोर्ट ने 17 जून को एक विशेष पीठ के माध्यम से यह आदेश पारित किया था, जिसमें एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके निम्नलिखित मुख्य निर्देश यह थे: पहाड़ी पर्यटन स्थलों में प्रतिबंध, पहाड़ी पर्यटन स्थलों में एकल उपयोग प्लास्टिक जैसे खाद्य पात्र, प्लेट, कप, स्ट्रॉ, सैशे और बेकरी बॉक्स के उपयोग पर रोक। सरकारी आयोजनों में प्रतिबंध, सभी केंद्रीय और राज्य सरकार के आयोजनों में 5 लीटर से कम क्षमता वाली प्लास्टिक की बोतलें, 2 लीटर से कम क्षमता वाली सॉफ्ट ड्रिंक की बोतलें, स्ट्रॉ, प्लेट, कप और कटलरी के उपयोग पर प्रतिबंध। शादियों और होटलों में प्रतिबंध, शादियों, होटलों, रेस्तरां, ऑडिटोरियम और इसी तरह के स्थलों पर भी प्रतिबंध लागू। वैकल्पिक व्यवस्था, पहाड़ी पर्यटन स्थलों में पानी के कियोस्क और ग्लास वाटर बोतल, कॉपर वाटर बोतल आदि की बिक्री के लिए व्यवस्था। सुप्रीम कोर्ट ने MS अन्ना पॉलीमर्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने सो मोटो मामले के दायरे से बाहर जाकर यह आदेश पारित किया है। मामला 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में फिर से सूचीबद्ध किया जाएगा, जहां इस पर आगे की सुनवाई होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने एक दंपत्ति के बीच गुजारा भत्ता विवाद को समाप्त करते हुए पति को अपनी पूर्व पत्नी को मुंबई का एक फ्लैट देने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवाई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने इस व्यवस्था के आधार पर दंपति को तलाक दे दिया। इस मामले ने काफी ध्यान आकर्षित किया था जब पत्नी ने अपने पति से 12 करोड़ रुपए और मुंबई में एक फ्लैट की मांग की थी। कोर्ट ने जुलाई में इस मांग पर आपत्ति जताई थी, खासकर शादी की छोटी अवधि और महिला की पेशेवर पृष्ठभूमि को देखते हुए। चीफ जस्टिस गवाई ने कहा था कि महिला शिक्षित और सक्षम है और उसे काम करके अपनी गरिमा के साथ जीने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा, आपको हाथों से दिए गए पैसे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, आपको काम करके अपनी गरिमा के साथ जीना चाहिए। आखिरकार कोर्ट ने महिला को 2 विकल्प दिए थे, या तो वह बिना किसी कानूनी बाधा के फ्लैट स्वीकार करे या 4 करोड़ का एक मुश्त निपटान ले। आज सुनाए गए आदेश में कोर्ट ने पत्नी को फ्लैट देने की अनुमति देकर मामले को समाप्त कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास अध्यादेश 2025 के खिलाफ दायर याचिकाओं के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दलील पेश की। सरकार ने कहा, किसी भी धार्मिक अधिकार में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है। सरकार ने दावा किया कि अध्यादेश को जल्द ही अनुमोदन के लिए विधानसभा में पेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराजन ने कहा, पहले मैं अध्यादेश को स्पष्ट कर दूं, इसका पहले की रिट याचिका से कोई लेना देना नहीं है। हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी जहां कुछ निर्देश जारी किए गए थे। कोर्ट ने बेहतर योजना बनाने को कहा था। राज्य का कभी भी किसी भी पक्ष के धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप का इरादा न था न है। यह केवल धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों के संबंध में है, यानी मंदिर के बेहतर प्रशासन के लिए अध्यादेश जारी किया गया है। जल्दी विधानसभा में अनुमोदित किया जाएगा। इस मंदिर का एक इतिहास है। प्रतिदिन लगभग 20 से 30 हजार भक्त दर्शन करने आते हैं। सप्ताहांत में 2 से 3 लाख लोग आते हैं। हमें बेहतर सुविधाओं की आवश्यकता है, साथ ही हमें धन के कुप्रबंधन को भी रोकना है। ये अलग अलग विचार हैं जो सरकार के दिमाग में थे। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से की गई आलोचनात्मक टिप्पणियों की पृष्ठभूमि में यह दलीलें पेश की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर का प्रबंधन अपने हाथ में लेने के लिए अध्यादेश जारी करने में उत्तर प्रदेश की अत्यधिक जल्दबाजी पर सवाल उठाया था। उस सुनवाई में न्यायालय ने उस गुप्त तरीके पर असहमति जताई थी जिसमें राज्य सरकार ने 15 मई के फैसले के जरिए मंदिर के धन के इस्तेमाल की अनुमति एक ऐसे दीवानी विवाद में आवेदन दायर करके हासिल की जिसमें मंदिर प्रबंधन पक्षकार नहीं था। हाल ही में राज्य ने 2025 का अध्यादेश जारी किया जो मंदिर प्रशासन को एक वैधानिक न्यास प्रदान करता है। इसके अनुसार मंदिर का प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं की जिम्मेदारी श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास द्वारा संभाली जाएगी। न्यासी मनोनीत किए जाएंगे जबकि अधिकतम 7 सदस्य रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ओएनजीसी में जूनियर फायर सुपरवाइजर के पद के लिए सामान्य वर्ग और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों और आदिवासी या पहाड़ी क्षेत्र के मूल निवासी उम्मीदवारों के लिए अलग अलग हाइट क्राइटेरिया निर्धारित करने के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने पी अशोक कुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मुद्दे पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की। कुमार एक ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने ओएनजीसी में जूनियर फायर सुपरवाइजर के पद के लिए अपनी उम्मीदवारी को खारिज करने के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उनका आवेदन आदिवासी या पहाड़ी क्षेत्रों के कई चयनित उम्मीदवारों से लंबा होने के बावजूद खारिज कर दिया गया था, जिन्हें मूल निवासी आधारित रियायतों के तहत हाइट के मानदंड में छूट दी गई थी। चयन न होने से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का रुख किया, जहां एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका के गुणदोष के आधार पर सुनवाई की और यह देखते हुए उसे खारिज कर दिया कि रिट याचिकाकर्ता की अस्वीकृति भर्ती अधिसूचना में निर्धारित पात्रता पर आधारित थी। रिट अपील को खारिज करते हुए खंडपीठ ने तर्क दिया कि चूंकि विज्ञापन पर आपत्ति नहीं की गई थी, जिसमें चयन के लिए योग्यता और मानदंड स्पष्ट रूप से लिखे थे, इसलिए रिट अपील को अयोग्य पाया गया। इस आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता उम्मीदवार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसने प्रतिवादियों को 4 सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि अगर कोई कर्मचारी सेवा के दौरान दिव्यांगता का शिकार हो जाता है, तो नियोक्ता की यह संवैधानिक और वैधानिक जिम्मेदारी है कि वह उसे उपयुक्त वैकल्पिक पद प्रदान करे। जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के एक बस चालक को राहत प्रदान की, जिसे सेवा के दौरान रंग अंधता विकसित हो जाने के कारण बिना किसी वैकल्पिक पद की पेशकश के समय से पहले सेवा से हटा दिया गया था। आरोपी एपीएसआरटीसी में एक बस चालक के रूप में कार्यरत था, जिसने सेवा के दौरान रंग अंधता की समस्या विकसित कर ली थी। उसे चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित कर दिया गया और बिना किसी पुनर्नियोजन के प्रयास के सेवा से हटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियोक्ता का यह कर्तव्य है कि वह दिव्यांग कर्मचारियों को उपयुक्त वैकल्पिक पद प्रदान करे। कोर्ट ने आगे कहा कि अगर कर्मचारी की सेवा से उसे हटाया जाता है, तो नियोक्ता को उसकी गरिमा और अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। कोर्ट ने एपीएसआरटीसी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि 1986 के समझौता ज्ञापन ने 1979 के एमओएस को प्रभावहीन बना दिया है और अब वैकल्पिक रोजगार देना अनिवार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एपीएसआरटीसी को निर्देश दिया कि वह अपीलकर्ता को उसकी स्थिति के अनुसार उपयुक्त पद प्रदान करे, जो उसके पिछले वेतनमान पर ही हो, और यह कार्य आदेश प्राप्त होने की तारीख से 8 सप्ताह के भीतर पूरा किया जाए। यह निर्णय कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक वैक्सीन वैज्ञानिक की सजा पर रोक लगा दी है, जिसे अपनी पत्नी की आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में दोषी ठहराया गया था। न्यायालय ने माना कि वैज्ञानिक की सजा पर रोक लगाना राष्ट्रीय हित में है, क्योंकि उनके शोध कार्य से सार्वजनिक स्वास्थ्य को लाभ हो सकता है। आरोपी वैज्ञानिक आकाश यादव आईआईटी खड़गपुर से पीएचडी हैं और इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड में वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में काम कर रहे थे। उन पर अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। जांच में पत्नी के सुसाइड नोट में आकाश यादव को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने उन्हें दहेज मृत्यु के आरोप से बरी कर दिया था। सुसाइड नोट में आकाश यादव को अपनी मौत के लिए उनकी पत्नी ने जिम्मेदार ठहराया था। बाद में वह बरी हो गए थे, लेकिन आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में तो उन्हें दोषी ठहराया ही गया था। उच्च न्यायालय ने यह माना कि वैज्ञानिक का शोध कार्य सार्वजनिक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय हित के लिए महत्वपूर्ण है। न्यायालय ने कहा कि दोषी ठहराए जाने के कारण वैज्ञानिक को अपने शोध कार्य से दूर रखा जा रहा है, जो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के कई मामलों का उदाहरण दिया, कहा कि अपीलीय न्यायालय में अपवादात्मक मामलों में सजा पर रोक लगाने की शक्ति है, जहां इसके परिणाम स्वरूप अपूरणीय क्षति हो सकती है।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रविंद्र मैथानी ने आकाश यादव की सजा पर रोक लगाने का आदेश दिया और कहा कि यह निर्णय राष्ट्रीय हित और सार्वजनिक स्वास्थ्य के मद्देनजर लिया गया है। न्यायालय ने आगे कहा कि सजा पर रोक लगाना इस मामले में उचित होगा। इसके रुकने से सार्वजनिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में एक मामला चल रहा है जिसमें जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय और शकील अहमद के बीच विवाद है। यह मामला शोध सहायक या शिक्षक की सेवानिवृत्ति की आयु के बारे में है। विश्वविद्यालय की दलील। विश्वविद्यालय का तर्क है कि यूजीसी के पत्र के अनुसार शोध सहायक या शिक्षक 65 वर्ष की आयु तक काम कर सकते हैं। न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने कहा कि व्यक्ति पहले ही सेवानिवृत्ति की आयु पार कर चुका है और मामले को अनावश्यक रूप से लंबा खींचा जा रहा है। उच्च न्यायालय का निर्णय। उच्च न्यायालय ने समिति की सिफारिशों और आवंटन समिति की बैठक के आधार पर निर्णय लिया कि शोध सहायक को शिक्षक के रूप में माना जाएगा और 65 वर्ष की आयु तक काम करने की अनुमति दी जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा है, जिसमें शोध सहायक को 65 वर्ष की आयु तक काम करने की अनुमति दी गई है। इस मामले पर ज़्यादा जानकारी देंगी इंडिया लीगल रिसर्चर श्रेया अवस्थी। वह हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्रेया, स्वागत है आपका। लोगों को इस केस के बारे में क्या कुछ जानना समझना चाहिए, बताइए। Thank you, sir. Good evening, everyone. The case which I am dealing with is Jamia Millia Islamia versus Shakil Ahmed. It is the bench of Honorable Justice J.K. Maheshwari sir and Honorable Justice Vijay Bishnoi sir. In this case, it is all about a man who was a research assistant where he performed substantive teaching instructional functions with qualifying him as a teacher. As a result, he asserted entitlement to retirement of age of 65 years with associated benefits. The facts of this case are Shakil Ahmed was appointed as research assistant in Department of Sociology at Jamia Millia Islamia in the year 1986 and he was retired at the age of 60 on 31st of December 1999. Based on his non-teaching post-clarification, Ahmed challenged this and claimed that his duties were of teaching nature. Therefore, under Jamia Millia Islamia Act of 1988, he was entitled to the age of 65. The Supreme Court of India, dated today, 5th August 2025, in the hearing, specified by saying, in the view of reasons, the research assistant was treated as the teacher in the university and allowed to continue to the age of 65 years as contemplated in the hearing of impugned order. The reasonings specified to be reasonable as specified in the order where he seeks the same benefit is allowed after the retirement and the interference is dismissed by the court. शुक्रिया श्रेया हमारे साथ जुड़ने के लिए और यह जानकारी देने के लिए। कोर्ट्स राउंडअप में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.